अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो है सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे के ऊपर। इसमें बात करेंगे कि ये जो 13 रुकनी बेंच में से 8 जो जजेस की मेजॉरिटी फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, जबकि जो माइनॉरिटी में जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान, इनका फैसले के हवाले से इसके सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे, इसके आगे आने वाले दिनों में क्या कोई कानूनी तौर पे मज़ीद अबहम पैदा होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये भी कि क्या इस फैसले ने राहें खोल दी हैं दोबारा से एक जो फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, या फिर उसके साथ साथ जो एक हमने पहले देखा था माजी में कि अराकीन को ख़रीदा जाता था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाते थे। क्या इस फैसले से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की राहें फिर से खुल जाएंगी या नहीं खुल जाएंगी, इस पे भी। और उसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ 8 रुकनी जो अराकीन थे, जजेस थे, उनके फैसले के असरात क्या होंगे। और साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा के जो एक ये चेमा गोयां और उसके साथ साथ क्या सराहियाँ की जाती थी कि उनको शायद हुकूमत ने ये वादा किया हुआ है कि अगर इनको मखसूस नशिस्तें मिल गई तो फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उनको जो मुद्दत है बतौर चीफ जस्टिस की उसको बढ़ाया जाएगा। इस पे भी बात करेंगे कि अंदर की खबर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रिजर्व किया था उसके बाद दो जो है इन चैम्बर जो फुल कोर्ट है उनकी आपस में मुलाकात हुई। जजेस की 13 जो अरकान थे उनकी पहले मुलाकात हुई, फिर उसके बाद कल मुलाकात हुई, और फिर ये कहा जा रहा था कि शायद फैसला कल ही आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में ये अनाउंस हुआ कि ये जुम्मे के रोज़ आएगा। लेकिन हमने देखा कि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई रात को, जब ये एक कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें एक 3 रुकनी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में बेंच का ये बताया गया कि वो फैसला सुनाएंगे। 2 घंटे बाद ही वो पहले वाली कॉज लिस्ट जो थी वो मनसूख कर दी गई और एक नई कॉज लिस्ट जिसमें 13 रुकनी जो जजेस हैं, ये कहा गया कि वो जो है वो कल फैसला सुनाएंगे, यानी आज। बहरहाल आज फैसला आ गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 8 जजेस थे उन्होंने उनकी मेजॉरिटी का फैसला था। इस फैसले में उन्होंने ये करार दिया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको नल एंड वाइड करार दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि उनका जो फैसला है वो अल्ट्रा वायरी है और अ, वाय ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करता है। और उसके साथ साथ ये फैसला दिया गया कि सुन्नी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये मखसूस नशीस्तें उसका हक है और उनको दिया जाना चाहिए। साथ ही ये जो चीफ जस्टिस जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उन्होंने अपने फैसले में ये भी पढ़ के सुनाया कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो फहरिस्तें जमा कराए, और उसके साथ साथ जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो ये अपना एक पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट भी जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मखसूस नशिस्तों का जो है इनको दी जाएंगी। उसके साथ साथ जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने अपनी एक स्प्लिट जजमेंट में अपना एक इख्तलाफी नोट दिया, और उसके साथ साथ जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन्होंने एक इख्तलाफी नोट दिया, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस जमाल मंदोखैल का जो इख्तलाफी जो जजमेंट थी या माइनॉरिटी जजमेंट थी, उनकी राय से इत्तफाक किया और अपना जो वोट है वो उनकी जजमेंट के साथ वो किया। तो इस बुनियाद के ऊपर ये फैसला आया, और साथ साथ ये भी कहा गया जो मेजॉरिटी जजमेंट है कि इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो वो जो है वो ये जो 8 रुकनी मेजॉरिटी जजमेंट वाले हैं जजेस, उनसे ये कंसल्ट करके ये इस 8 रुकनी बेंच से ये कन्फ्यूजन के हवाले से वो कंसल्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अब इसका ये फैसला आ गया है उसके बाद तरीकाकार क्या होगा। जो पहले भी इस हवाले से एक कन्फ्यूजन थी, अगर ये इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि आइन के जो आइन के तहत किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हाई कोर्ट, मुतलका जो टेरिटरी के हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी होती है। अगर ये इलेक्शन कमीशन बजाय खुद से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पार्टी सिंबल वाला उसको इंटरप्रेट करने के, खुद से इंटरप्रेट करने की बजाय अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो करता तो उससे शायद ये आज नौबत ही ना आती। पहली बात तो ये है। अब ये फैसला आ गया है तो उसके बाद
पहला नंबर पे तो यही है कि जो हुकूमत है या हुकूमती इत्तेहाद है वो इस फैसले को मनोअन अगर मानेगी तो इसका मतलब है कि वो कंसीड कर जाएगी। तो इस बुनियाद के ऊपर क्योंकि इनके पास ये राइट है कानूनी और आईनी कि ये फैसले के खिलाफ रिव्यू की जो है वो अपील दायर कर सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो विद इन 15 डेज जो है पहले तो ये होगा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है या इलेक्शन कमीशन है वो रिव्यू फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो इट मीन्स कि वो मज़ीद आगे थोड़ा सा मामला लटकेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फिर बेंच होगा कि वो क्या इसको फौरी तौर पे जो है वो रिव्यू की जो है वो रद्द कर देता है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आगे कोई अहकाम जारी कर देता है। तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब दूसरा जो अहम स्टेप है जो इस मेजॉरिटी जजमेंट में है, जो मैं समझता हूँ कि इससे कंफ्यूजन पैदा होगी, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मेजॉरिटी जजमेंट में कहा गया है कि ये जितने भी रिटर्न कैंडिडेट्स हैं ये एक पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद ये रिजर्व सीट्स का जो है वो उनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक दी जाएगी। इससे अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रही हो तो ये इस टाइम जो पीटीआई के 80 81 या 90 तक जितने भी उम्मीदवार जीत के आए हैं, आपके इल्म में होगा कि ये किसी एक मखसूस जो है वो सिंबल के ऊपर नहीं जीत के आए और ना ही किसी पार्टी एफिलिएशन का इनके साथ सर्टिफिकेट था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जीत के आए हों, बल्कि किसी को बैंगन का जो है वो सिंबल मिला, किसी को गोभी का मिला, किसी को ट्रैक्टर का मिला, किसी को फूल का मिला। तो ये हर जो रिटर्न कैंडिडेट है या जीतने वाला उम्मीदवार ये मुख्तलिफ जो है वो पार्टी सिंबल के ऊपर जीत के आए, जो इंतखाबी निशान है और बगैर किसी पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट के जीत के आए हैं। तो इनके ऊपर कोई फिलहाल जो है वो पार्टी की जो हवाले से जो फ्लोर क्रॉसिंग का एक क्लॉज है जिसके तहत आप नाअहल हो सकते हैं या रेफरेंस भेजा जा सकता है, वो इनके ऊपर लागू नहीं होता। हाँ, जिस दिन ये सर्टिफिकेट जमा करा देंगे उसके बाद इनके ऊपर जो पार्टी के जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल करना होगा और उसके अदरवाइज फिर इनको जो पार्टी के फ्लोर क्रॉसिंग वाला एक वो क्लॉज है वो इनके ऊपर लागू होगा। तो अभी इनके पास ये टाइम होगा कि ये फैसला कर सकते हैं कि पीटीआई को ही ज्वाइन करना है और उन्हीं का ही सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराना है कि वो पीटीआई के जो है वो मेंबरान हैं या वो आज़ाद रहना चाहते हैं या कोई और अपना एक कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में। ये तमाम तर जो हैं वो अभी इनके पास राहें मौजूद हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर ये देखा जाए मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान की सियासत को जितना कवर किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राहें खोल दी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से और उसके साथ साथ जो लोटों के हवाले से आपने देखा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम सिंध हाउस में एक मंडी लगी थी जिसमें जो पीटीआई के मुख्तलिफ एमएनएज थे वो सिंध हाउस में 20-22 एमएनएज थे वो सिंध हाउस में छुपे रहे थे और इमरान खान की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये कहा जाता था कि वो इमरान खान के वोट पूरे हो जाएंगे। इस बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है राहें खोल दी हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए और मंडी लगाने के लिए। अब देखना ये है कि क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहाद है और उसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस फैसले के तनाजुर में क्या ये इस हवाले से वो करती है कोई तगदो कि ये जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से महरूम रखने के लिए या उसका शेयर कम से कम रखने के लिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए और ये पार्टी एफिलिएशन का जो सर्टिफिकेट है जो कुछ अरकान नहीं लेंगे। तो मेरा जो अपनी एनालिसिस सियासी तौर पे जितना कवर किया है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पीटीआई के मुनहरफ हो जाएंगे और वो पार्टी के जो सर्टिफिकेट है या एफिलिएशन जमा नहीं कराएंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई की पार्लियामेंट के अंदर जो तादाद है ख़ास तौर पे कौमी असम्बली के अंदर वो कम होगी जो अभी मौजूद है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ज़रिए एक बहुत बड़ा जो है एक वॉइड इन्होंने वो कर दिया है, एक खला पैदा कर दिया है और ये रास्ता दे दिया है ये जितने भी रिटर्न कैंडिडेट्स हैं जीतने वाले उनके लिए कि वो चाहें तो वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, वो ना चाहें तो वो नहीं ज्वाइन कर सकते। इनके ऊपर कोई कानूनी तौर पे ऐसी कोई कदगन नहीं होगी। हाँ, एक सियासी तौर पे प्रेशर हो सकता है, एक समाजी प्रेशर हो सकता है, अदरवाइज़ उनके ऊपर कानूनी कोई इस तरह की कदगन नहीं होगी और इस बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और ये
باقی جو حکومتی اتحاد ہے یہ ایک بار کوشش ضرور کریں گے پی ٹی آئی کو توڑنے کی اور فارورڈ بلاک بنانے کی۔ اس پہ کیا ہوتا ہے یہ تو آگے جا کے ہی پتہ چلے گا، اور دوسرا پھر یہی کہ جو ریویو کے حوالے سے اب مزید آگے اس پہ کیا فیصلہ آئے گا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ یہ پی ٹی آئی کو اب مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اس پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا کیسے ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جب تک یہ سماعت چل رہی تھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس میجورٹی ہے، اور جو دوسری طرف ہیں وہ 6-7 ہیں، یعنی 7 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، 2 ججز جو ہیں 6 ججز جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں، لیکن اس میں 3 اہم ججز تھے جن کا ایک ہی رول تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی سماعتیں ہوئی تھی، 8-9 سماعتیں ہوئی تھی اس کیس کے حوالے سے، اس میں 5 ججز نے جو ہے وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا تھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کیمپ کی طرف سے، اور 5 ججز جو تھے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیمپ کی طرف سے۔ 3 ججز اس میں ایسے تھے جو بالکل خاموش تھے، ایک جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، ایک جسٹس حسن اظہر رضوی اور ایک جسٹس محمد علی مظہر۔ یہ زیادہ تر جو ہے وہ خاموش رہے اور انہوں نے اپنا کوئی مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا تھا، لیکن یہ ایک بات کنفرم تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو لیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق بالکل فیصلہ دیں گے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ سپلٹ اس میں وہ دیا ہے، اختلافی نوٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ باقی جو 2 ججز تھے وہ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے، اور جو جس طرف بھی جائیں گے یہ دونوں اکٹھے ہی اپنا جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سندھ ہائی کورٹ کے یہ بھی، اور جسٹس منیب اختر بھی سندھ ہائی کورٹ سے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک جج جو ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کیمپ کی طرف کلوز بھی زیادہ تھے، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جس طرف بھی جائیں گے یہ دونوں اکٹھے جائیں گے، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں جسٹس منصور علی شاہ یعنی کہ جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہوں گے ان کی طرف ان کا وہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑے اچھے طریقے سے یہ گیم کھیلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کو حکومت ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، 3 سال ان کا جو ہے وہ مدت بڑھائی جائے گی بطور چیف جسٹس کے، اس لیے جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا جو جو چیف جسٹس بننے کے چانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس عہدے پہ نہیں آ سکیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی نے یہ مائنڈ گیم کھیلی ہے، حالانکہ یہ تمام تر جو جوڈیشری ہے، ججز ہیں، ان کے بھی نالج میں تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل جو تھے منصور عوان، ان کے ذریعے مئی میں یہ حکومت کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، اور نہ ہی اس حوالے سے ان کا کوئی پلان ہے، اور یہ تمام ججز بھی جانتے تھے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کوئی ایکسٹینشن لینے کے حوالے سے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور ججز کے جو ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججز میں ڈویژن آئی ہے، اور سامنے بالکل کھل کے ڈویژن جو سامنے آئی ہے، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ایک پروپیگنڈا وار فیئر تھا یہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوا۔ بہرحال یہ اب فیصلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مزید جو ہے وہ تضادات بھی سامنے آئیں گے اور ابہام بھی پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ راہیں کھول دیں گے جو فلور کراسنگ کے لیے اور جو اراکین جیت کے آئے ہیں ان کے لیے کہ وہ فارورڈ بلاک بنا سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین جیت کے آئے ہیں اس میں سے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اپنا ایک کوئی فارورڈ بلاک بنا سکتی ہے، اور اس حوالے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، آصف علی زرداری تو اس حوالے سے ویسے ہی مشہور ہیں کہ وہ جو اس طرح کے جو فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے اور اراکین کو جو ہے وہ رام کرنے کے حوالے سے، تو آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کے جو منفی اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی، سیاسی اور سماجی پریشر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اراکین پہلے بھی اس طرح کرتے آئے ہیں۔ اب یہ آگے آنے والے دنوں میں جو بھی کوئی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہوئی، کوئی فلور کراسنگ کے حوالے سے، کوئی فارورڈ بلاک بنانے کے حوالے سے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ اس کا جو آگے امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے اس پہ بھی جو اپڈیٹ ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یا ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔